आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IBACIO की साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, इसका सेट 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1, नॉर्मली द सब्सटेंसेस दैट फाइट अगेंस्ट डिसीज इन ह्यूमन सिस्टम आर नोन एज। ठीक है, यहाँ पे हमें वो सब्सटेंस का नाम देना है जो ह्यूमन सिस्टम के मतलब जो डिसीज़ आती है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं देख लेते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो DNA होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारी बॉडी में डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करती हो। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। फिर कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट ऑप्शन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे फूड में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाइटामिन। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, और जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारी बॉडी में होते हैं और इनका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, और ये बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो अब बचता है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो कि है एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये एक तरह की प्रोटीन होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में डेवलप होती है T4 लिम्फोसाइट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में कोई भी जब डिसीज़ आती है तो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? एंटीबॉडीज़। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, विच वन अमंग द फॉलोइंग मटीरियल्स इज़ वेरी हार्ड एंड डक्टाइल। ठीक है, यानी कि जो भी हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड और डक्टाइल कौन है? तो फर्स्ट है कार्बोरेंडम। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया कि इन अगर फोर्थ ऑप्शन में हम देखें तो ये कार्बोरेंडम यहाँ पे रॉन्ग है। टंगस्टन हमारा मेटल है, हार्ड भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें जो ये बहुत ज़्यादा वेरी हार्डनेस चाह रहे हैं तो वो नहीं होती है। ये हमारे यूजुअली किस में यूज़ होता है? बल्ब वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन बल्ब में भी इसके हाई ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ना होने की वजह से इसका जो वायर होता है वो मेल्ट कर जाता है, तो बहुत अच्छा नहीं मानते। हाँ, ये बल्ब में यूज़ किया जाता है। कास्ट आयरन यानी कि कच्चा लोहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ये लास्ट बचता है निक्रोम। ठीक है, ये निक्रोम होता है। निक्रोम के वो जो वायर होते हैं बहुत ही फेमस हैं और इसके एलिमेंट्स भी बनाए जाते हैं। अब जैसे कि हमारे गीज़र है जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, तो गीज़र हो गया या हमारी आयरन हो गई, उसमें ये इसके वायर्स यूज़ किए जाते हैं, इसके एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन अगर चारों में देखें तो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है? निक्रोम है, वो हार्ड और डक्टाइल है। साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से गीज़र और आयरन में भी यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट होता है। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ, जिसमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट। हम देखते हैं जब भी हम लोग टीवी का रिमोट हाथ में लेते हैं और इससे टीवी को ऑन करते हैं, हमारा टीवी ऑन हो जाता है। उसके रिमोट और टीवी के बीच में कोई भी वायर्स का यूज़ नहीं होता है या कोई भी सर्किट नहीं होता है। अगर लेकिन हम ध्यान से देखें तो टीवी के जो रिमोट होता है उसमें हमें आगे की तरफ एक LED दिखती है। ठीक है, तो वो LED से एमिशन होता है और वो वेव्स जो होती हैं, जो हमारा टीवी सेट होता है, टीवी सेट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर या इस पॉइंट पे कुछ रेड तरह का यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे डिवाइस लगती है, जिससे ये जो वेव्स होती हैं वो उसकी तरफ चली आती हैं और स्विच दबाते ही हमारा टीवी ऑन हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है लाइट वेव्स, ये भी रॉन्ग है। साउंड वेव्स, ये भी रॉन्ग है। माइक्रोवेव्स, आपको भी पता है माइक्रोवेव्स किसका एप्लीकेशन है। और ये लास्ट ऑप्शन बचता है रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन जो राइट है हमारा ऑप्शन वो है डी। लेकिन अगर यहाँ पे हमें रेडियो वेव्स ना होता और इसकी जगह पे IR होता, IR रेडिएशन भी होता, तो ये भी हम लगा देते। ठीक है, तो ये दोनों इसके राइट आंसर है, रेडियो वेव्स और IR। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन गलत हुए और ऑप्शन डी आपका सही हुआ। रेडियो वेव्स यूज़ होता है रिमोट कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच। पहले भी हमने आगे फर्स्ट अपने क्वेश्चन में बात की थी कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को, जैसे A B में कन्वर्ट होने जा रहा है, A हमारा रिएक्टेंट है और B हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है।
ठीक है, तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, हम चाहते हैं ये जल्दी बी में कन्वर्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैटलिस्ट हमने लिया प्लेटिनम, या कोई भी हम कैटलिस्ट, अलग अलग कैटलिस्ट की अलग अलग क्वालिटी होती है और हम जगह जगह पे वो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे प्लेटिनम है, क्रोमियम है, ये सब एज ए कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेटिनम कैटलिस्ट है, ये एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ रेट को बढ़ा देता है। तब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं, स्टॉप्स अ केमिकल रिएक्शन, ये रॉन्ग ऑप्शन है। हेल्प्स इनिशिएट रिएक्शन, ये भी गलत है। फिर है इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है डिक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो ये रॉन्ग हो गया डी वाला, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, तो एक्सोबायोलॉजी जो टर्म है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स, नहीं ये गलत है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सोबायोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ, रॉन्ग हो गया। लाइफ प्रेजेंट इन अदर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये भी रॉन्ग हो गया। लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट, ये जो ऑप्शन है हमारा डी, ये बिल्कुल सही है। एक्सोबायोलॉजी में हम स्पेस के बारे में, जो लाइफ है स्पेस की, उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो अदर सैटेलाइट्स होते हैं उसके लाइफ के बारे में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसमें हमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे शो किए गए, एक बैक्टीरियम, दूसरा फंजाई और तीसरा फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सम स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज ए बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है, इसमें से हम किसको बायोपेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड्स की तरह अगर हम देखें तो ऑप्शन अब इनके देखते हैं, क्योंकि ये आंसर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। तो ऑप्शन ए कहता है ओनली वन, तो बैक्टीरियम जो है वो बायोपेस्टिसाइड की तरह बिल्कुल यूज़ होता है, और फंजाई भी यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं यूज़ होते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे सही हैं। अब हम अपने ऑप्शन को देखें तो इसमें आ रहा है ओनली वन। अभी देखते हैं इसको, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 2 एंड 3, तो देखिए 2 और 3 तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आया जा रहा है। फिर देखें ऑप्शन सी 1 एंड 3, ये भी नहीं हो सकता, 1 तो सही है लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर डी ऑप्शन में कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ ओनली वन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड आर कॉल्ड, ठीक है, इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देता है वो कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब जब हमारा नाइट्रोजन चेंज हो जा रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कोई भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अमोनियम में ये चेंज किए दे रहा है, अमोनियम आयन में चेंज कर दे रहे हैं, और ये कौन सी हो गई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या रिएक्शन देखे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग रिएक्शन हो रही है। उसके बाद जब ये अमोनिया जो है, अमोनियम आयन जो है, ये जब चेंज होता है नाइट्राइड में, ठीक है, ये अमोनियम आयन जब चेंज हो रहा है NO2 माइनस में, ठीक है, तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। यहाँ से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग हुई, कौन कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये कौन कर रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर ये जो नाइट्राइट होता है इसको ये फर्दर नाइट्रेट में भी चेंज कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और जब ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइड वापस नाइट्रोजन में चेंज होते हैं, ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइड जब वापस नाइट्रोजन में चेंज होते हैं तो उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, यानी कि ये वापस चेंज हो जाता है N2 में, ये N2 में चेंज हो जाता है, तो इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, और इसे कौन करता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यानी कि हमें सही ऑप्शन मिल गया है कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और ये भी आपको बता दिया गया कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डिकम्पोजिंग क्या होता है। डिकम्पोजिंग क्या होता है, बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं वो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर राइट है।
क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं IR20 इज़ अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। ये किसकी हाई यील्डिंग वैरायटी है? तो ये बहुत पूछे जाते हैं कि सबसे अच्छी वैरायटी कौन किसकी है। तो ये सबसे अच्छी आर फॉर होता है राइस, और IR से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, IR20 किसका है, ये हमारा राइस का है। तो इसको आर फॉर आप याद रखिएगा, आर फॉर राइस, IR20 ये इसकी बेस्ट यील्डिंग हाई यील्डिंग वैरायटी है। और आपका एक काम है कि आप भी पैसिव लिसनर की तरह सिर्फ वीडियोस को सुने ना, कॉटन, वीट और शुगर केन की भी हाई यील्ड जो वैरायटी है उनको निकालें, सर्च करें, और सर्च करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में है, अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ बिकम्स। ठीक है, वो कोई भी मैन है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जब जाता है तो वो वहाँ पे वेटलेसनेस महसूस करता है, उसको अपना कोई भी वेट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, किस फोर्स की वजह से होता है, ये पूछ रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ बिकम्स। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसका क्या हो जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 0 इन कंपैरिजन टू अर्थ सरफेस, फिर है बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून, तो ये तो नहीं हो सकता। इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं। नॉन इफेक्टिव ड्यू टू पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ अ सैटेलाइट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हुआ, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ बिकम्स 0 इन कंपैरिजन टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में वहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वेटलेसनेस फीलिंग होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन हमें दिए लॉ ऑफ मोमेंट्स, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मोमेंटम। तो इसमें सीधा सा आंसर है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इसका राइट आंसर है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पे बेस करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस करता है। इसमें यही भी बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर एक जगह पे रुकी हुई है या स्टैटिक है तो वो स्टैटिक रहती है, और अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहती है, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, अगर ये कोई बॉल है और यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये बॉल जहाँ पे रुकी है वो वहीं पे रुकी रहेगी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, और अगर उसे हम नहीं हाथ से रोकें या एक्सटर्नल फोर्स से उसे नहीं रोकते हैं तो वो आगे चलती रहेगी। तो इसी को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो किस पे बेस करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी सही हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। द सरफेस टेंशन फिनोमेनन इज द रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू। फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्व एनर्जी, फिर है कीप पोटेंशियल मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फिर है कंजर्व वॉल्यूम, कीप सरफेस एरिया मिनिमम। तो डायरेक्टली इसका यही आंसर दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट है, बाकी ये तीनों रॉन्ग है। तो कीप सरफेस एरिया मिनिमम ही होता है सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सीधा सीधा राइट हो जाता है। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। इन नोन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ। जो भी हम एलिमेंट्स को जानते हैं, यानी कि जो भी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन पहले ही हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। मेटलॉइड्स को देखें तो ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ये मैक्सिमम पूछ रहे हैं। अब बात आती है मेटल्स या नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में अगर देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा क्या है, नॉन मेटल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स हमारे यहाँ से शुरू होते हैं ये पी ब्लॉक में, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नंबर किसका हुआ, हमारे नॉन मेटल्स का हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। यानी कि जितने भी ऑप्शन है सब रेडियो एक्टिव है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर। ठीक है, तो एस्टेटाइन ये भी रेडियो एक्टिव होता है। फ्रेंशियम को देखें तो फ्रेंशियम इधर सबसे नीचे होता है हमारा, इधर फर्स्ट ब्लॉक में एस ब्लॉक के अंदर, तो ये भी रेडियो एक्टिव है। ट्राइटियम को तो सभी जानते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, तो ये भी हमारा रेडियो एक्टिव होता है। तो ये फाइनली लास्ट बचता है जो ये हमारा रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी कि जिरकोनियम। लास्ट ऑप्शन जो डी है ये हमारा रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी एस्टेटाइन, फ्रेंशियम, ट्राइटियम तीनों क्या हैं, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। क्वेश्चन 14 पे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब इज़ दैट। तो पहले जान लें न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है।
ठीक है, तो देखिए दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फिजन और दूसरी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, एटॉमिक बॉम्ब है, वो किस पे बेस करता है? न्यूक्लियर फिजन पे भी बेस है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो बेसिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे जब फिजन होता है तो फिजन इन दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन बात आती है कि एक इसमें से जो फिजन हो रहा है, ठीक है, उसमें एक जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है और दूसरा जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। तो जो कंट्रोल्ड होता है उसका एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर और जो अनकंट्रोल्ड होता है उसका एग्जाम्पल होता है एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, तो ये कंट्रोल और अनकंट्रोल होता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, और कंट्रोल और अनकंट्रोल से इसका क्या मतलब है? कंट्रोल का मतलब ये कि यहाँ पे जो चेन रिएक्शन होती है वो कंट्रोल में होती है। ठीक है, और जो अनकंट्रोल्ड है उसमें चेन रिएक्शन होती चली जाती हैं, वो रुकती नहीं है, वो अनकंट्रोल हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, नो चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर वाइल इन एटॉमिक बॉम्ब देयर इज अ चेन रिएक्टर। और ऑप्शन देखते हैं, द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। बिल्कुल, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये ऑप्शन हमारा सही है, ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है, ए ऑप्शन हमारा राइट नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ पे इन्होंने सही बात कही, द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। और ऑप्शन देख लेते, द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड। नहीं, अगर नॉट कंट्रोल्ड होता तो ये एटॉमिक बॉम्ब ही बन जाता, इसलिए अभी हमारा बी को हम छोड़ते हैं। फिर देखते हैं, नो चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एटॉमिक बॉम्ब वाइल इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। तभी इसको हम यूज़ कर पाते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी में, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर पाते हैं एनर्जी को। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले देख लें कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, H2O सभी को पता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। ये ऐसे दो बॉन्ड से बना हुआ होता है और जो इसके दो लोन पेयर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जुड़ता है F के साथ, यानी कि ये हमारी बॉन्डिंग दे रहा है। ठीक है, H और F के बीच में बॉन्डिंग। तो एक तो हमारा बॉन्ड ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इधर से आएगा तो ये भी हमारा दूसरा हो गया बॉन्ड। और फिर ये जो लोन पेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो लोन पेयर्स हैं ये भी जुड़ेंगे। तो ये पहले हमारे H, क्योंकि ये O है तो ये हमारे किसी H से जुड़ेगा, अदर मॉलिक्यूल के वाटर से या HF के, और फिर ये फर्दर जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स होंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 लाइन से दिया है 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन 16 देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो फ्रूट्स बाई। तो देखिए सीडलेस कब होगा? सीधी सी बात है, जब हमारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट कंबाइन करते हैं या फ्लावर के अंदर, तो हमारा क्या बनता है? फ्रूट, और हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू हमारा क्या बनते हैं? सीड्स और फ्रूट्स बन के तैयार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें, क्या पॉसिबल है कि हमें बिना सीड के टोमेटो मिल जाएं। ठीक है, तो अगर हम ये करें कि हार्मोन्स होते हैं सब, ये जो बेस करती है रिएक्शन सब हार्मोन्स पे करती हैं। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल देखें, इनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फ्लावर्स के अंदर होता है, अगर हम उसे देखें तब तो ऐसा नहीं हो सकता कि सीडलेस हो जाए। लेकिन अगर हम इस पर कुछ हार्मोन्स की स्प्रे कर देंगे तो ज़रूरी है, पॉसिबल है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन के तैयार होगा तो वो विदाउट सीड होगा। तब अब देख लेते हैं ऑप्शन के, अप्लाइंग ट्रेस एलिमेंट इन टोमेटो फ्रूट्स, ये गलत है, ट्रेस एलिमेंट से नहीं काम बनेगा। अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन में गलत है। स्प्रेइंग मिनरल सोल्यूशन ऑन प्लांट्स, नहीं, मिनरल से भी कोई फ़ायदा नहीं। स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन फ्लावर्स, अगर हम फ्लावर्स पे स्प्रे डाल देते हैं हार्मोन्स का तो उससे क्या हो जाएगा, हमें विदाउट सीड फ्रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और अपने आप ये हमारा फ्लावर चेंज हो जाएगा फ्रूट में। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस। तो देखते हैं नीचे से, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक एल्गी है। ठीक है, तो ये फंगस नहीं है, ये एक एल्गी है। राइजोबियम की बात करें तो ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मैंने पढ़ा भी था अभी। ठीक है, फ्यूनेरिया की बात करें तो ये क्या है? मॉस है एक, ये मॉस कहलाता है। तो हमें एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए एगैरिकस जो है वो एक तरह का क्या होता है, फंगस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 18 देख रहे हैं, टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं जाइलम। आपको पता होगा जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कॉर्टेक्स के भी और काम होते हैं। ठीक है, और ये एक ऑप्शन है हमारा सी और डी। तो अभी तो ये तो हो नहीं सकते सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम फूड के लिए। ये अगर हमारा स्टेम है और इसको हम अगर कट करते हैं इसका टी एस पोर्शन, तो हम यहाँ पे बीच में देखते हैं, ये यहाँ पे हमारी एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस ये सब रहती हैं, मेसोडर्म वगैरह रहती हैं, रूट हेयर्स वगैरह, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जाइलम फ्लोएम रहते हैं, और ये बीच में इसके ये बीच में आ जाता है पित्त, और ये कॉर्टेक्स होता है, और ये ऐसे इस तरह के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कैम्बियम। ठीक है, और जैसे भी हम अगर सेकेंडरी ग्रोथ को देखें तो वो अगर कोई भी जैसे कि एज पता करनी होती है किसी भी, तो उसका जो है टीएस किया जाता है। उसके टीएस में ये एनुअल रिंग्स के अकॉर्डिंग ही उसको देखा जाता है कि ये कितना पुराना पेड़ है, उसके कितनी ज़्यादा एनुअल रिंग्स है, और इसके अकॉर्डिंग उसकी एज भी देखी जाती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट कर रहे हैं कि टिश्यू कौन सा रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कैम्बियम। ठीक है, तो कैम्बियम हमारा आंसर सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय फंगस इन प्लांट। इससे पहले के जो सेट में हमने पढ़ा था टिक्का डिसीज ग्राउंड नट। ठीक है, तो ये जो होती है फंगस से होती है, आपको उसमें पढ़ाया गया था कि ये फंगस से ही होती है, फंजाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन की बात करें तो ये भी फंगस से ही होता है। ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा की बात करें तो ये भी एक फंजाई रिस्पॉन्सिबल करता है। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन में बोला है इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, इज़ नॉट कॉज्ड बाय, तो यहाँ पे एक सिंपल से लास्ट ऑप्शन हमारा डी आ जाता है, मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको। ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस, तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन 20 पर आते हैं, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड। रेडियोलॉजी तो नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, तो ये गलत हो गया। रेडियोग्राफी भी इससे रिलेटेड दिखा रहे हैं, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, एक ऑप्शन है यहाँ पर सही, तो ये हो गया राइनोलॉजी। ठीक है, रेनोलॉजी या राइनोलॉजी जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करें, तो यहाँ पर स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू आयनिक कंपाउंड्स। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, ये केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन को उठाया गया है। हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो मेनली अगर देखें तो दो पे बेस करती है, एक आयनिक और एक दूसरी कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक से बनते हैं, और हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बॉन्डिंग होती है, लेकिन मेनली यहाँ पर दो की ही बात करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट जिससे सारे हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स बनते हैं। ठीक है, और आयनिक जैसे सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, तो इस तरह से ये आयनिक कंपाउंड्स हुए। अब इन्होंने इसके बारे में पूछा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, तो देख लेते हैं क्या आयनिक कंपाउंड हमारे अल्कोहल में इनसॉल्युबल होंगे। तो अभी अपने ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फिर नीचे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या सॉलिड स्टेट में वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो ये तो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, जब तक वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएंगे वो कंडक्टर की तरह वर्क नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन 2 तो रॉन्ग लग नहीं रहा है, ये है। ठीक है, फिर सेकंड बात करें कि आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यहाँ पर अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, या CH3OH कुछ भी हो सकता है। तो ये एक क्या है, हमारा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये बेस्ड करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो जब ये कोवेलेंट में है तो ये अपने किसी जो कोवेलेंट बनाएंगे कंपाउंड्स उसी में सॉल्युबल होगा, यानी कि अल्कोहल आयनिक कंपाउंड्स अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, किस में हो पाते हैं, वाटर में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, राइट हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोल दिया आर इनसॉल्युबल, ऑब्वियसली इनसॉल्युबल, तो हमारा ये ऑप्शन सही हुआ, सेकंड वाला गलत हुआ। यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें सीधा सा अपना एक आंसर मिलता है, ओनली 1, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H इज। ठीक है, तो
इसका और तरीका जो मेथड होता है वो ये होता है, कैसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जिसका भी निकालना है, जैसे इसका निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और क्योंकि ये 3 एटम्स हैं यहाँ पे तो 3x कर लेंगे, प्लस लगाएंगे। h की हमारी यहाँ पे क्या होती है -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक मिनट, इसकी यहाँ पर वैसे तो जनरली +1 होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी -1 ही होगी। नहीं, यहाँ पे इसकी प्लस ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी +1 ही रहेगी। तो 3x + 1 इक्वल्स टू 0, सो 3x इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो x इक्वल्स टू -1/3, यानी कि हमारा राइट हो गया डी। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन निकालना कोई मुश्किल नहीं होती, बस ये होती है जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है तो इनकी कहीं पे इनकी वैलेंसी कुछ शो होती है और कहीं पे कुछ शो होती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। यहाँ पे pH ऑफ वाटर की बात की जा रही है। द pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 7। ठीक है, जब 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है, जैसे रूम टेम्परेचर हमारा गर्मी में है, तो वो क्या रहता है 7 उसकी pH रहती है, यानी कि न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर की pH पे क्या इफेक्ट आता है। तो आप लोग ये अच्छी तरह जान लें कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है वाटर H2O का H+ और OH- में चेंज होना, OH- आइंस में चेंज होना। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाती है, यानी कि H2O जल्दी जल्दी टूट कर चेंज होने लगता है हमारा H+ और OH- में। ठीक है, तो क्या होता है इससे, ये जल्दी अब वाटर जब हमारा बॉयल कर रहा है तो ये इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, H+ OH में जल्दी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी न्यूट्रलिटी यानी कि pH पे असर तो पड़ नहीं है। ठीक है, तो pH क्या हो जाती है इसकी, ये सीधी सी बात है कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। pH हमारे यहाँ पे हो जाती है डिक्रीज़। अब डिक्रीज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो pH होती है वो इधर जैसे 1 से स्टार्ट होती है, 7 और फिर 12 या 14 जो भी जा रही है, तो इधर बढ़ता है ये बेस कैरेक्टर और इधर एसिडिक कैरेक्टर हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो जो pH होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, यानी कि यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है और इसकी जो pH होती है वो 7 ना हो के 6.4 के ऑलमोस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से सीधा क्या इफेक्ट आ रहा है कि जो हमारी pH है वाटर की वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि एसिडिक हो जाती है। और प्योरली एसिडिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं रह जाती, वो एसिडिक की तरफ 6.4 बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा डिक्रीज़, यानी कि pH हमारी क्या हो गई यहाँ पे, ये डिक्रीज़ ही तो हुई, 7 से कम होकर 6.4 हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट है। 24 की बात करें, यहाँ पे ISRO एब्रिविएशन पूछा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये रॉन्ग है। यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारे राइट हमें यहीं पे मिल गया। ठीक है, यहाँ इंटरनेशनल और ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ISRO इसरो को सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होता है। सलीम अली की बात करते हैं। सलीम अली वॉज एन एमिनेंट, ये एक साइंटिस्ट हैं, तो पहले बता दिए। तो ये उर्दू पोइट नहीं हो सकते, ये गज़ल, ये सिंगर नहीं हो सकते, नन ऑफ दीज की तो बात ही नहीं है। तो ये सामने लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजिस्ट, इन्होंने बर्ड पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ही अच्छा, इनके नाम से काफ़ी वो भी है, सेंचुरीज़ वगैरह हैं, तो ये हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो आपके यहीं पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ आपको लगे कि ये गलत है तो आप वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो अच्छे से समझाया जाएगा या कैसे भी उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।